वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों का अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं ऑनलाइन लाइव क्लास में। और आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बताने जा रहा हूं, जिसमें कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिख चुका हूँ। ये 5 क्वेश्चन में से निश्चित 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रहेगी। आप लोग सभी आ जाएं। VVI क्वेश्चन है ये आप लोगों की। इसी प्रकार मैं रेगुलर आप लोगों के बीच आऊँगा सभी सब्जेक्ट को लेकर के। VVI क्वेश्चन 10th बोर्ड एग्जाम आप लोग सभी स्टूडेंट देखें। तो सबसे पहला सवाल है, देखिए महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा जो है लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। तीसरी है पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। चौथा है सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। और पांचवा है धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में। अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के बारे में समझिए। नाम क्या है, महिला सशक्तिकरण। महिला का मतलब होता है नारी, स मतलब होता है स्वयं, और शक्ति यानी शक्ति मतलब होता है ताकत, करण अर्थात वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा महिलाओं को शक्ति प्रदान होती है, स्वयं शक्ति प्रदान होती है, वह प्रक्रिया हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। महिला सशक्तिकरण अर्थात महिला को सशक्त करने की एक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव निरंतर होते रहते हैं। मैं लिख चुका हूं लैंगिक भेदभाव क्या है। लैंगिक भेदभाव का अर्थ होता है लिंग के आधार पर समानता। हम जानते हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही आवश्यकता होती है। दोनों के बिना इस समाज का सृजन नहीं हो सकता है। लेकिन बायोलॉजिकल रूप से अर्थात जैविकीय रूप से महिलाओं से अधिक ताकतवर पुरुष होते हैं। और क्योंकि बायोलॉजिकल रूप से जैविकीय रूप से और महिलाएं कुछ कमजोर होती है शारीरिक रूप से, समझिए ना। तो इस कारण से दोनों के बीच बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती है। महिलाओं को निरंतर शोषित दमित करके रखा जाता है। महिलाओं को भारतीय समाज में खास करके अभी भी वर्तमान समय में भी शोषण एवं दमन का शिकार होना पड़ता था। तो इसीलिए महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सभी प्रकार की यानी आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण विकास कराने की प्रक्रिया क्या है, महिला सशक्तिकरण। आखिर महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया क्यों पड़ी, आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये जो महिला सशक्तिकरण का उदय जो हुआ है, मान के चलिए 1908 ईस्वी में अमेरिका, चीन आदि देशों में जो थी महिलाएं काम करती थी। तो महिलाओं को बोला जाता, महिलाएं अधिक देर तक जो काम करती थी तो महिलाओं लोग समूह बना करके बोली कि नहीं, हमारे काम का समय जो है वो समय का कम कीजिए। हम 12 घंटा का ड्यूटी नहीं कर सकते, हम 8 घंटा का ड्यूटी करेंगे या 6 घंटा का ड्यूटी करेंगे। इसके लिए महिलाओं लोग सामूहिक रूप से प्रयास की, समझे कि ना। महिलाओं लोग सामूहिक रूप से प्रयास किए, लेकिन फिर भी यह सफल नहीं हुआ। तो सबसे पहली बार 8 मार्च 1975 ईस्वी को चीन की राजधानी बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ, चीन की राजधानी बीजिंग में 8 मार्च 1975 ईस्वी को। और उसी समय से महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा, समझे कि नहीं। 8 मार्च को क्या मनाया जाने लगा, महिला दिवस मनाया जाने लगा, समझे कि नहीं, महिला दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद फिर 1982 ईस्वी में केन्या की राजधानी नैरोबी में, केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी में जो है वो दूसरा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया महिलाओं के विकास के लिए, समझे कि नहीं। अर्थात महिलाओं के चातुर्दिक विकास के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वह प्रक्रिया ही महिला सशक्तिकरण कहलाई। हमारे भारत देश में 2001 ईस्वी में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया था, समझे कि नहीं। यदि आपको पूछा
पूछा जाएगा कि भारत का 2001 वर्ष किसके लिए घोषित किया गया था, तो आप बोलेंगे महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में 2001 जो है भारत ने मनाया था। समझे कि नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए। तो अब चलिए मैं समझाता हूं कि महिला सशक्तिकरण का परीक्षा में कैसे लिख रहा है, यानी किस तरह से लिख रहा है। महिला सशक्तिकरण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाओं का चातुर्दिक विकास, सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जाता है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाता है, राजनीतिक रूप से मजबूत किया जाता है, शैक्षिक रूप से मजबूत किया जाता है, अर्थात उसे किसी भी क्षेत्रों में कमजोर न समझ करके उसको पुरुषों के समानता का ध्यान, पुरुषों के समान अधिकार को ध्यान में रखते हुए उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया के कारण से ही भारत में महिला समृद्धि योजना, अर्थात महिलाओं को रोजगार के लिए की महिला समृद्धि योजना चलाई गई। महिलाओं को आप लोग देखते होंगे, महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं लोग को बीए इंटर करने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दी जाती है, क्योंकि भारत क्या है, पितृसत्तात्मक देश है। भारत पितृसत्तात्मक देश का अर्थ होता है यानी पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता है, इसी के कारण से सरकार महिलाओं को, लड़की को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि देती है ताकि वह उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करे। आज महिला सशक्तिकरण के कारण से ही भारत की कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि उच्च से उच्च पद को हासिल किए, राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक पद तक पर वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे देखिए किरण बेदी, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी आपकी क्या थी, महिला सशक्तिकरण का ही देन है, वो हमारी प्रधानमंत्री रह चुकी थी। आज देखिए बहुत सारे राज्यों में महिलाएं जो है मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं राज्यपाल बने हैं, तो कहीं आईएएस बनी है, कहीं आईपीएस बने हुए हैं। यानी उच्च क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही है। साथ ही साथ महिला सभी क्षेत्रों में पुरुषों से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो ये महिला सशक्तिकरण है, समझे ना आप लोग। महिला सशक्तिकरण के बारे में समझ होंगे, अर्थात महिला को सशक्त करने की प्रक्रिया को ही महिला सशक्तिकरण कहते हैं, समझे ना। कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी सभी को, बताएं सभी विद्यार्थी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। लैंगिक असमानता, तो हम जानते हैं कि इस समाज में लैंगिक असमानता मतलब हम जानते हैं कि समाज का जो निर्माण होता है वह स्त्री एवं पुरुषों से, समझे कि नहीं। इस संसार में जानते हैं कि समाज रूपी को गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री एवं पुरुष रूपी दो पहियों में सामंजस्यता होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि इन दोनों के बीच में सामंजस्यता स्थापित नहीं होगी तो समाज क्या हो जाएगा, डोल जाएगा, समाज सही तरीके से नहीं रह पाएगा और संतुलित हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में या भारत में लैंगिक भेदभाव की भावना बहुत देखी जाती है, अर्थात पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को अर्थात लड़कियों को कम आंका जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, लैंगिक भेदभाव किया जाता है। आज लड़की लोग गर्भ में रहती है तो गर्भ में रहने के बावजूद भी उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है। तो ये क्या है, लैंगिक भेदभाव। भारत एक पितृसत्तात्मक परिवार प्रधान देश है, यहाँ पर पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात लड़कियों से ज़्यादा महत्व पुत्र को दिया जाता है। ऐसी भारतीय समाज में धारणा है कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि पुत्र जो है आग यदि देगा तो मोक्ष की प्राप्ति देंगे। साथ ही साथ यदि लड़की होगी तो दहेज के लिए उसको धन जमा करना पड़ेगा। आप देखते होंगे इस कारण से पुरुष और अपने बच्चे पर यानी लड़के पर जो है गार्जियन अभिभावक अधिक ध्यान देते हैं और लड़कियों पर कुछ कम ध्यान देते हैं, जिससे उसकी लड़कियों को शिक्षा दीक्षा जो है अच्छी तरीके से दिलाते हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में दिलाते हैं, जबकि लड़की को कहीं भी जाकर के पढ़ा देते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि उसका किसी तरह से समय गुजारना है। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार से आप देखते होंगे वर्तमान समय में दहेज रूपी जो समस्या है, विकराल समस्या है। आज बहू की बेटी की शादी होती है तो लड़के पक्ष वाले लोग दहेज के लिए
बहू को प्रताड़ित करते हैं, अनेकों की बेटियां मार दिए जाते हैं दहेज के कारण से, फांसी लगा दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। तो ये सभी क्या है? लैंगिक भेदभाव। अर्थात एक समाज में पुरुषों के बनिस्पत महिलाओं को शोषित दमित किया जाता है, आप लोग खुद देखते होंगे, महिलाएं जो होती है वर्तमान समय में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। आज देखते होंगे आप लोग, कोई लड़का होंगे तो लड़का रात बिरात को कहीं भी घूम करके आ जाइएगा, कोई लड़की डर से बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर में राक्षस बैठा हुआ है, लड़की लोग को एक डर होता है। तो ये क्या है? लैंगिक असमानता है, अर्थात वह स्वतंत्र नहीं हो पाती है। भारत में सती प्रथा एक थी। भारत में क्या थी? सती प्रथा थी। सती प्रथा का मतलब होता है जब कि सती प्रथा में ये था कि जब किसी के पति मर जाते थे तो उनकी पत्नी को भी उनके चिता पर जाकर के जलना पड़ता था। और उस समय जानते हैं बाल विवाह होती थी। तो यानी लड़की की जो आयु होती थी वह मात्र 10-12 वर्ष और लड़के की आयु 20 से 25 साल। यदि खुदा न खास्ते उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस छोटी सी बच्ची, फूल सी बच्ची, 10 साल की बच्ची को भी पति के चिता पर बांध करके लिटा करके जाकर के जलाया जाता था। और उसके बाद लड़की चिकना नहीं, कोई मरना चाहेगी, छोटी छोटी बच्ची क्या वो कोई भी मरना नहीं चाहेगी। क्यों? तो उसके बाद जब नहीं मरती थी चिता पर तो उसको डंडा से, लाठी से, पत्थर फेंक करके उसको मारा जाता था उस लड़की को। और साथ ही साथ उसके बाद चारों तरफ से ढोल नगाड़े बजाया करते थे कि ताकि इसका आवाज, चीखने का आवाज बाहर में नहीं जाए, और उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। तो बताइए ये क्या है? लैंगिक असमानता है। ये तब राजा राम मोहन राय एवं लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया। समझे कि नहीं? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया। किसने भाई? राजा राम मोहन राय एवं विलियम बेंटिंक ने। और साथ ही साथ आप देखिए, जब सती प्रथा पर रोक लग गया तो उसके बाद महिलाओं को शुरू से ही शोषित दमित किया गया था। भारत में जो है महिलाओं को, जैसे मान लिया जाए किसी का पति का देहावसान हो जाता था, यानी पति मर जाता था, तो महिलाएं जो होती थी भारत में क्या करता था, उसको एक कोना में दे दिया जाता था और बोला जाता था एक कोना में रहने के लिए, तुम बाहर नहीं निकलोगी, तुम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाओगी क्योंकि तुम जो है कलंक हो। यानी जो विधवा होती थी उसको बोला जाता था। और साथ ही साथ विधवा का बहुत ही दुर्दशा होता था भारतीय समाज में, उसे निकृष्टता से सोचा जाता था। है तो महिला थी, उसे नीचे के दृष्टिकोण से देखा जाता था, उस पर कलंक लगाया जाता था कि तुम डायन हो, तो ये हो वो। बेचारी डर के मारे विधवा जो है घर में रहती थी और विधवा को दोबारा विवाह करने का अनुमति नहीं दिया था। तो इस कारण से जानते हैं भारतीय समाज में महिलाओं को काफी शोषित दमित करते गया। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया, अर्थात विधवा भी विवाह कर सकती है। तो इस कारण से कुछ महिलाओं की स्थिति क्या हुई? सुदृढ़ हुई। फिर भी वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति आज भी पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव देखने को मिलती है, क्योंकि भारत एक पितृसत्तात्मक परिवार प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता है और लड़कियों को कम दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में शोषण होता है। अब देखिए लिखेंगे कैसे लैंगिक असमानता से, आप कैसे होते हैं? यानी इस तरह से लिखना है कि किसी भी समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए स्त्री एवं पुरुष रूपी दो पहियों में सामंजस्यता होना अनिवार्य है। यदि सामंजस्यता नहीं होगी तो समाज रूपी गाड़ी बिगड़ असंतुलित हो जाएगी। तो असंतुलित हो जाएगी तो समाज सही तरीके से नहीं चल पाएगा। लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुषों के द्वारा निरंतर शोषित दमित किया जा रहा है। आज लड़की गर्भ में रहने के बाद ही उसे भ्रूण हत्या का शिकार होना, यानी इस दुनिया में आने के पहले ही उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। यह लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। साथ ही साथ यदि किसी को लड़की अधिक हो जाती है तो उसके पिताजी को बहुत बड़ा टेंशन लगा हुआ रहता है कि अब इसकी शादी करनी है, इसके लिए दहेज की पैसा उसको जमा करना पड़ता है, जो कि हमारे भारतीय समाज की बुराइयां कुरीतियां हैं। अर्थात ये लैंगिक भेदभाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथ ही साथ महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, वह कहीं अकेले घूम नहीं सकती है, अकेले
सुबह कहीं जा नहीं सकती है, रात को बाहर नहीं निकल जा सकती है, क्योंकि राक्षस बाहर में बैठे हुए हैं। सभी राक्षस हैवानियत वाले राक्षस बैठे हैं। साथ ही साथ भारतीय समाज में महिलाओं को, शिक्षित महिलाओं को अभिभावक यह सोचते हैं कि बेटी को अधिक नहीं पढ़ाना है, क्योंकि यह तो दूसरे के घर चली जाएगी, अधिक पढ़ के क्या करेगी। इसके कारण से अपने बेटे को वह उच्च से उच्च शिक्षा देते हैं, जबकि अपनी लड़की को साधारण स्कूल में, विद्यालय में पढ़ा करके छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, यह लैंगिक असमानता है, अर्थात लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है और लड़कियों को कम। यही आपका क्या है, लैंगिक असमानता है। तो लैंगिक असमानता आप समझ गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाला पहला देश नेपाल था। समझे कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत करने वाला पहला देश नेपाल था और नेपाल के राजा भृगुपत थे। उन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले इस दुनिया में लागू किया था। पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जो कि ग्रामीण दशाओं की सुधार के लिए, ग्रामीण दशाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए लाया गया था। महात्मा गांधी यह बोला करते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। समझे कि ना। तो इस कारण से भारत जो है, भारत की अभी भी यानी 65 से 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है। क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो गांव काफी पिछड़ा है, गांव काफी पिछड़ा था। तो गांव का विकास कैसे होगा, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में। समझे ना, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो की गई थी भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1957 ईस्वी को, 1959 ईस्वी को। समझे कि नहीं, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया है 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। उसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण के बारे में प्रक्रिया चालू की गई थी। समझे कि नहीं। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आएगा तो आपको लिखना है, ग्रामीण दशाओं की सुधार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का संचालन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला देश नेपाल था। वहां के राजा भृगुपत ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था और भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण दशाओं के सर्वांगीण विकास के लिए लागू किया गया था। अर्थात हम गांव की जितनी भी यानी दुखदाई, कष्टदायी स्थिति होती है, उन सबों का सर्वांगीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। समझे ना। हमारे भारत देश में 2.51 लाख पंचायतें हैं, 2.51 लाख पंचायतें हैं। समझे कि ना, हमारे भारत देश में 2.51 लाख पंचायतें हैं और इन पंचायतों का संबंध प्रत्यक्ष रूप से गांव में होता है। चूंकि गांव के लोग मूल रूप से कृषि पर आश्रित रहते हैं, तो इस कारण से गांव का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके कारण से पंचायती राज व्यवस्था लागू किया। अर्थात गांव का शैक्षिक विकास कैसे हो, गांव का आर्थिक विकास कैसे हो, गांव में नियम और कानून का पालन कैसे हो, इन सबों की देखरेख के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, एक ग्रामीण स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में पूछेगा त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था। समझे कि ना। और भारतीय संविधान का
जो 73वां संशोधन 1992-93 ईस्वी में हुआ है तो वो पंचायती राज व्यवस्था से है। और बिहार एकमात्र पहला ऐसा राज्य है जो कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, समझे ना। अर्थात 50%, जैसे सरपंच हुआ, मुखिया हुआ, जिला परिषद हुआ, इन सबों में 50% जो वो महिला खड़ी होंगी, महिला उम्मीदवार, 50% पुरुष, 50% आरक्षण देने वाला जो है वो बिहार पहला राज्य है। और 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन हो रहा था तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात की गई थी, समझे ना। और ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था कहता है, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर का जो प्रधान होता है वह मुखिया होता है, प्रखंड स्तर पर का जो प्रधान होता है, प्रखंड स्तर पर का जो प्रधान होता है उसको प्रमुख कहते हैं, और जिला स्तर पर जो प्रधान होता है उसे जिला परिषद कहते हैं, समझे कि ना। ये आपको मैं समझाया। अब देखिए आप लोग को मैं बढ़िया से बताता हूँ लिखना कैसे है पंचायती राज व्यवस्था। तो आपको लिखना इस तरह से, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण दशाओं की सुधार करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले नेपाल में हुई थी। नेपाल के राजा भृगुपत ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू की गई थी। चूंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था, चूंकि महात्मा गांधी को गांव से बड़ा प्रेम था और उन्होंने यह बोला करता था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, इसीलिए वो गांव पर अधिक जोर देते थे, गांव के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। और 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की सुझाव दिया था। उन्हीं की समिति के आधार पर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। ग्रामीण स्तर पे के प्रमुख प्रधान को मुखिया कहा जाता है, प्रखंड स्तर के प्रधान को प्रमुख कहा जाता है और उसके बाद जिला स्तर के प्रधान को जिला परिषद कहा जाता है। हमारे भारत देश में कुल मिलाकर के 2,51,000 पंचायतें हैं और 29 लाख इसमें प्रतिनिधि हैं, अर्थात मुखिया के रूप में, सरपंच के रूप में, यानी इसमें 29 लाख प्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था में पूरे भारत में, समझे ना, यानी काम करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण दशाओं का सर्वांगीण विकास के लिए अपनाई गई व्यवस्था है, अर्थात गांव की शैक्षिक व्यवस्था, गांव की आर्थिक व्यवस्था, गांव का नियम कानून का व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा हल किया जाता है। तो आप लोग पंचायती राज व्यवस्था समझ गए होंगे। अब चलिए मैं सांप्रदायिकता समझता हूं, इसमें से जो भी बता रहा हूं निश्चित आपके क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में। अब देखिए सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है। सांप्रदायिकता एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जो भारतीय संविधान को एकता को, भारतीय संविधान की एकता एवं अखंडता पर प्रतिघात करती है। अर्थात भारतीय संविधान के लिए सांप्रदायिकता जो है एक चुनौती बन गया है, समझे ना। यानी सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जो भारतीय संविधान के लिए एक चुनौती बन गया है। इसी के कारण से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बताया कि सांप्रदायिकता देश का सबसे बड़ा शत्रु है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि सांप्रदायिकता देश का सबसे बड़ा शत्रु है, समझे ना, क्योंकि संप्रदायवाद के कारण से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। संप्रदायवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत एक धर्म वाले लोग दूसरे धर्म वाले लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने धर्म को सर्वोपरि मानते हैं, दूसरे को धर्म को नीचा मानते हैं। भारत में निरंतर संप्रदायवाद से जैसी घटना आपको देखने को मिलती होगी। आप देखे होंगे 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दिया गया था। तो आप देखते होंगे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच निरंतर धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़े किए जाते हैं। यह संप्रदायवाद का उदाहरण है। भागलपुर में 1984 ईस्वी में जो दंगे हुए थे वह भी संप्रदायवाद का एक उदाहरण था। साथ ही साथ पंजाब में भी आप लोग देखे होंगे, पंजाब में भी
भागलपुर में 1989 ईस्वी में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 1989 ईस्वी में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें कि अनेकों यानी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए थे, समझे ना। यानी 24 अक्टूबर 1989 ईस्वी को भागलपुर के सांप्रदायिक दंगे हुए थे, अनेकों व्यक्ति मारे गए थे। और 1984 ईस्वी में यानी पंजाब में सिख समुदाय के बीच, दो समुदाय के बीच में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हुए थे। तो ये क्या है? संप्रदायवाद है, समझे कि नहीं। संप्रदायवाद समाज में आप लोग जानते होंगे, यानी हमारे भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि सभी धर्म वालों को एक साथ एक समानता के भाव से देखा जाएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यह संप्रदायवाद की विचारधारा के कारण से आपस में धर्म के नाम पर यह लड़ाई झगड़े निरंतर हो रहे हैं, समझे ना। तो अब लेकिन लिखने के लिए क्या है, संप्रदायवाद क्या है, तो इसको लिख रहा है संप्रदायवाद एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत एक धार्मिक समुदाय वाले दूसरे धार्मिक समुदाय वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने धर्म को अत्यधिक महत्व देते हैं, दूसरे के धर्म को बहुत ही कम महत्व देते हैं। सब इसी के कारण से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रदायवाद को देश का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया, क्योंकि आज संप्रदायवाद के कारण से हिंदू मुस्लिम की भावना के कारण से ही भारत देश का बंटवारा हुआ। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान अलग राष्ट्र की मांग की गई थी कि मुस्लिम बहुलवादी के कारण से कि उन्हें हमें अलग राष्ट्र की दे दिया। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान अलग राष्ट्र की मांग किया गया था इस संप्रदायवाद के कारण से, लेकिन उसमें भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। महात्मा गांधी अन्य सभी भारतीय नेता लोग बोला कि अभी ये काम नहीं करना है, लेकिन 1947 ईस्वी में यह नहीं हो सका। 1947 ईस्वी में बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, यह संप्रदायवाद के कारण से। इसी कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का सबसे बड़ा शत्रु जो है संप्रदायवाद माना है। और ध्यान दीजिएगा, संप्रदायवाद की जो है भारत में बहुत सारी घटनाएं मिली, जैसे 1984 ईस्वी में सिख समुदाय के बीच में जो झगड़ा हुआ था। 24 अक्टूबर 1989 ईस्वी को भागलपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच में। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया। ये सभी संप्रदायवाद का उदाहरण है। अर्थात हम कहेंगे संप्रदायवाद की भावना को न ले, सभी एक साथ सह अस्तित्व में सभी रहें, समझे ना। संप्रदायवाद भारतीय संविधान के लिए चुनौती है, इसे दूर करें सभी कोई। तो चलिए संप्रदायवाद बता दिए। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म का निरपेक्षता का मतलब होता है कि इस भारत देश में या कोई भी देश में सभी धर्मों वालों को एक समान सह अस्तित्व के रूप में देखा जाना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अर्थात ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, इन सबों के बीच कोई भेदभाव हो, बल्कि सबों को एक देश में यदि वह रह रहा है तो एक देश में उतनी ही महत्ता के साथ एकता के साथ बनाए हुए रहते हैं। अर्थात धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों वालों को एक साथ एक देश में सह अस्तित्व में रखा जाना धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हो रहा था, कौन सा संशोधन? भारतीय संविधान का जब 42वां संशोधन हो रहा था 1976 ईस्वी में, तब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। हम जानते हैं कि भारत में जो है हिंदू बाहुलता वाला देश है। भारत में हिंदू की संख्या 82.13% है। 2011 के जनगणना के अनुसार 13% के लगभग जो है मुस्लिम समुदाय है, और 4-5% आपका बौद्ध हुआ, आपका जैन हुआ, ईसाई हुआ, इस प्रकार से सबों का है। तो यहाँ बहुसंख्यक क्या है? आपका हिंदू है। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अर्थात भारत के संविधान में यह वर्णित किया गया है कि यहाँ पर सभी धर्म वाले लोग एक साथ सह अस्तित्व में रहेंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात धर्मनिरपेक्षता भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने का एक बहुत ही बड़ा संजीवनी है, समझे कि नहीं। यानी कह सकते हैं कि अब इसको जब लिखना है तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखना इस तरह से, धर्मनिरपेक्षता एक प्रकार का ऐसी भावना है या एक प्रकार का ऐसा वाक्य है, ऐसी स्थिति है जिसमें कि एक सभी धर्म वालों को एक साथ समान अस्तित्व में रखा जाना, किसी के धर्म को नीचा ना, किसी के धर्म को ऊंचा ना, बल्कि बराबरी का दर्जा देते हुए सभी धर्मों को एक समानता का भाव से देखा जाना, यह धर्मनिरपेक्षता है, समझे कि नहीं। और भारतीय संविधान में जब 42वां संशोधन हो रहा था तब 1976 ईस्वी में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित है कि 5 में से 2-3 क्वेश्चन आपकी आएगी। तो बताएं आप
आप लोगों को समझ में आई आज की क्लास?